गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक बीए पार्ट 1 के ज्योग्राफी के पेपर सेकंड मानव भूगोल से संबंधित है। हमारा टॉपिक है मानव पर्यावरण संबंध संकल्पना अर्थात कॉन्सेप्ट ऑफ मैन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप। आपका ये जो टॉपिक है ये यूनिट 1 का पार्ट है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका टॉपिक का क्या मतलब है। यहाँ पे दो शब्द है, पर्यावरण और मानव। सबसे पहले बात करते हैं पर्यावरण की। पर्यावरण कैसे बना है? परि प्लस आवरण, अर्थात हमारे चारों ओर के आवरण को ही हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। हमारे आस पड़ोस में मानव, जंतु, पौधों की वृद्धि, विकास को प्रभावित करने वाली जो बाह्य दशाएं, कार्य प्रणाली, जीवन यापन की दशाएं, अर्थात जो भी भौतिक, सांस्कृतिक जो भी दशाएं हैं, उन सब का जो संपूर्ण योग है जो कि मानव की चारों ओर व्याप्त है और उसे प्रभावित कर रहा है, वो सब पर्यावरण में शामिल होता है। हम मानव भूगोल पढ़ रहे हैं और मानव भूगोल आप सब जानते हैं कि इसमें मानव और पर्यावरण दोनों ही इसकी मुख्य विषय वस्तु है। मानव भूगोल की परिभाषा जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाई था, परिभाषा ही क्या है? मानव और उसका पर्यावरण के साथ में समायोजन, अर्थात मानव अपने पर्यावरण के साथ एक निश्चित तालमेल या समायोजन या सामंजस्य बनाकर रहता है। तो इस टॉपिक में हम देखेंगे कि मानव और पर्यावरण के संबंध किस प्रकार के हैं। सबसे पहले हम अपने आसपास के भौगोलिक पर्यावरण की बात करते हैं। तो हमारे यहाँ पर दो प्रकार के भौगोलिक पर्यावरण होते हैं। पहला भौतिक पर्यावरण और दूसरा सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण। भौतिक पर्यावरण की बात करें तो इसमें जो प्राकृतिक पर्यावरण की शक्तियाँ हैं वो अधिक प्रभावी होती है और इसके अंदर हम सूर्यातप, पृथ्वी का जो दैनिक गुरुत्व शक्ति है, ज्वालामुखी क्रिया है, भूपटल की गति इत्यादि है, इन सब को शामिल कर सकते हैं। इन सब शक्तियों के द्वारा पृथ्वी पर अनेक प्रकार की क्रियाएं होती है जिनसे पर्यावरण के तत्व उत्पन्न होते हैं और इन सब का प्रभाव मानव की क्रियाओं पर पड़ता है। और इन सब शक्तियों का जो प्रभाव होता है उन सब का अध्ययन हम मानव भूगोल में करते हैं। तो एक तो हम भौतिक पर्यावरण में क्या पढ़ते हैं? प्राकृतिक जो पर्यावरण की शक्तियाँ हैं उनका अध्ययन करते हैं। सेकंड, हम जो प्राकृतिक पर्यावरण की जो प्रक्रियाएं हैं जैसे अपरदन, अवसादीकरण, तापमान का संचलन, वायु जल प्रवाह, संवहन, विकिरण, इन सब का भी हम अध्ययन करते हैं। और तीसरा इसमें तत्व आ जाता है प्राकृतिक जो पर्यावरण के विभिन्न तत्व हैं जैसे भौतिक तत्व, जैविक तत्व। भौतिक में आप क्या शामिल करेंगे? मिट्टी, चट्टान, खनिज इत्यादि को शामिल कर सकते हैं। जबकि जैविक में हम प्राकृतिक वनस्पति, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव इत्यादि को शामिल कर सकते हैं। तो भौगोलिक पर्यावरण में पहला पॉइंट तो हो गया हमारा भौतिक पर्यावरण। सेकंड, हम बात करते हैं हमारे सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण की। सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण में भी ये तीनों पॉइंट आएंगे। पहला उसकी शक्तियाँ, दूसरी उसकी प्रक्रियाएं और तीसरा उसके विभिन्न तत्व। सबसे पहले यदि हम बात करें सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण की शक्ति और प्रक्रिया की, तो इसमें क्या क्या हम प्रवास को शामिल कर सकते हैं। हम पृथक्करण, अनुक्रमण, पोषण इत्यादि क्रियाओं को शामिल कर सकते हैं। और यदि इसके विभिन्न तत्वों की बात करें तो इसमें सामाजिक नियंत्रण के प्रतिरूप, क्रिया संबंधी मॉडल, इन सब को हम शामिल कर सकते हैं। आपको ये सब चीज़ें शॉर्ट में पढ़नी है क्योंकि ये आपका मुख्य बिंदु नहीं है। ये सिर्फ मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए कि हमारे भौगोलिक पर्यावरण में क्या क्या शामिल होता है। तो ये दो मुख्य तत्व शामिल होते हैं, भौतिक पर्यावरण एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण। हमारा जो मुख्य टॉपिक है वो है मानव पर्यावरण संबंध। तो जो मानव और पर्यावरण का संबंध है उसकी जो प्रकृति है वो दो प्रकार की हो सकती है। या तो इन दोनों के बीच में क्या हो, ऐसा संबंध हो कि पर्यावरण मानव के लिए क्या बन जाए? अनुकूल और सहयोगी की भूमिका निभाए। और दूसरा हो सकता है कि वो क्या करे? प्रतिकूल हो और असहयोगी की भूमिका निभाए। वास्तव में हम क्या देखते हैं कि जो भिन्न भिन्न पर्यावरण है वो भिन्न भिन्न मानव समूहों के लिए अनुकूल और प्रतिकूल हो सकते हैं।
जहाँ पर एक जो विशिष्ट पर्यावरण की परिस्थितियाँ हैं वो एक मानव समुदाय के लिए क्या है, अनुकूल है, वहीं पर दूसरे पर्यावरण की जो परिस्थितियाँ वो उसके लिए क्या हो सकती है, प्रतिकूल हो सकती है। वास्तव में देखो, अनुकूल परिवेश क्या होता है कि जो किसी जीव समूह के अस्तित्व की रक्षा कर सके और उसके विकास और उन्नति में सहायक हो सके। जहाँ कहीं पे भी हमें अनुकूल पर्यावरण मिल जाता है वहाँ जीव समूह के विकास को कोई बाधा नहीं आती, उसका जीवन सहज सरल अनवरत चलता रहता है। वहीं पे यदि हम प्रतिकूल वातावरण की बात करें तो जो पर्यावरण जीव समूह के अस्तित्व, रक्षा, विकास में जो बाधा उत्पन्न कर देता है वैसा पर्यावरण प्रतिकूल पर्यावरण होता है। इस प्रतिकूल पर्यावरण में जब मानव को रहना पड़ता है तो वो क्या करेगा, हमने जैसे संभववादी विचारधाराएं पढ़ी थी उसमें हमने कहा था कि वो उनको अपने अनुरूप बनाने की कोशिश करता है और मानव अपनी जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए ये जो भौतिक वातावरण है इसमें परिवर्धन या परिमार्जन या संशोधन वगैरह करने का प्रयास करता है। जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था कि जैसे हम डेजर्ट या राजस्थान में रहते हैं, यहाँ पे क्या है, बहुत अधिक गर्मी है, तो इस गर्मी से बचाव के लिए हम पंखा, कूलर, एसी इत्यादि का यूज़ कर लेते हैं। बहुत अधिक ठंड है तो हम गर्म कपड़ों का यूज़ करेंगे, वुलन क्लॉथ्स का यूज़ करेंगे, या फिर हम रूम हीटर इत्यादि के माध्यम से घर को गर्म रखने का प्रयास करेंगे। तो ये एक प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, उस वातावरण के अनुरूप ढलने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मनुष्य क्या करता है अपने पर्यावरण के साथ में, यदि प्रतिकूल है वो पर्यावरण तो उसके साथ समायोजन बनाने का प्रयास करता है। तो मानव का ये जो मानव और पर्यावरण के बीच जो समायोजन है ये कई प्रकार से हो सकता है, लेकिन इसके दो मुख्य पहलू है जिनका हम अध्ययन करेंगे अभी। पहला है अनुकूलन और दूसरा है संशोधन या रूपांतरण। इन दोनों ही प्रक्रियाओं के द्वारा मानव भौगोलिक पर्यावरण के साथ में अपना सामंजस्य या समायोजन स्थापित कर सकता है। अब चलिए हम अलग अलग देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अनुकूलन की। अनुकूलन का मतलब क्या होता है कि मानव अपने आप को क्या करे, पर्यावरण के अनुकूल ढाल ले या उसके अनुरूप अपने को बना ले। आप एग्जाम्पल से समझिए, हम बात करते हैं हमारे रेगिस्तान में पाए जाने वाले ऊंट की। कैमल या ऊंट क्या करता है, उसका मरुस्थलीय प्रदेश में रहता है, यहाँ पे पानी की कमी होती है, तो उसके अंदर आपको कुबड़ के अंदर ध्यान है कि वो भोजन, पानी वगैरह बहुत लंबे समय तक स्टोर करके रख सकता है। बालू मिट्टी में से चलना होता है तो ऊंट के पैर कैसे होते हैं, गद्दीदार होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसको अपने वातावरण में कम गर्मी लगे तो इसने अपना कलर भी क्या कर लिया है, वातावरण के अनुसार ढाल लिया है। लगभग लाइट ब्राउन सा कलर है और यहाँ की मिट्टी का कलर भी, बालू का कलर भी ऐसा ही होता है। तो ये एक प्रकार का अनुकूलन होता है। शीत प्रदेशों की हम बात करें तो शीत प्रदेशों में रहने वाले लोग उसी प्रकार का भोजन करेंगे जो वहाँ की डिमांड होगी, इग्लू वगैरह के घर बना के रहेंगे। अर्थात मनुष्य क्या करता है, जैसी परिस्थिति है, जैसी प्रकृति है, उसके अनुरूप स्वयं को ढाल लेता है। हालांकि यह अनुकूलन ऐच्छिक अनैच्छिक कैसे भी हो सकते हैं, लेकिन वो उसके अकॉर्डिंग खुद को ढालने का या अनुकूलन करने का या उसको अडेप्ट करने का प्रयास करता है। जबकि मानव पर्यावरण समायोजन का दूसरा पॉइंट है संशोधन या रूपांतरण। इसमें मनुष्य क्या करता है, जो हमें प्राकृतिक वातावरण मिला है उसके अनुसार खुद को न ढालकर वो उसमें कुछ परिवर्धन या परिमार्जन या संशोधन कर लेता है। अर्थात मनुष्य द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्राकृतिक और सांस्कृतिक वातावरण में जो परिवर्धन या परिमार्जन किया जाता है वही क्या कहलाता है, रूपांतरण कहलाता है। मनुष्य ये जो रूपांतरण है वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अपनी शक्तियों और रुचियों के अनुसार करता है और इस कार्य के संपादन में मानव पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होता है, क्योंकि जो भौतिक और सामाजिक पर्यावरण है वो मानव के सामने बहुत सारी जटिलताएं प्रस्तुत कर देते हैं। और इन दोनों ही वातावरण में जहाँ पर परिस्थितियाँ अनुकूल होती है वहाँ पर सरलतापूर्वक वातावरण में परिवर्तन नहीं कर पाता है। अतः मानव ने वातावरण में क्या कर रखी है, कुछ सीमाएं निर्धारित कर दी है जिनका उल्लंघन मानव नहीं करता है।
फॉर एग्जाम्पल हम बात करें टुंड्रा प्रदेश की, तो यहाँ के निवासी क्या करते हैं, खाल और समूर के वस्त्र पहनते हैं, कच्चा मांस खा लेते हैं, सील, मछली, रेंडियर इत्यादि का शिकार करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं। वो यहाँ पे खेती वगैरह नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ की जलवायु उन्हें इसके लिए अनुमति नहीं देती। कोई भी फसल तैयार नहीं कर सकते क्योंकि फसलों के लिए यहाँ पे उपयुक्त दशाएं वगैरह उपलब्ध नहीं होती, है ना। तो जैसा उनका वातावरण है उसके अनुसार वो जीवन यापन करते हैं, लेकिन उसके अकॉर्डिंग कुछ संशोधन भी कर लेते हैं। हम राजस्थान की बात करें, IGNP का नाम आप सबने सुना है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। आप जानते हैं कि पश्चिमी रेगिस्तान वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर नदियों की कमी है, झील वगैरह सिंचाई के साधनों की क्या है, कमी है। तो इस कारण से यहाँ पे कृषि उत्पादन बहुत मुश्किल है। लेकिन मनुष्य ने क्या किया है, यहाँ पर जो नहरों का पानी है उसको रोककर इंदिरा गांधी नहर परियोजना चलाई और उसके कारण से राजस्थान के जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़ इत्यादि जो ज़िले हैं वहाँ पर अच्छी खासी सिंचाई के कारण से वो क्षेत्र काफ़ी विकसित हो गए। अर्थात मनुष्य ने पर्यावरण में क्या किया है, थोड़ा संशोधन या रूपांतरण कर दिया है, और ये रूपांतरण क्या है, प्रकृति की सीमा में ही है। इस कारण से मानव और पर्यावरण में समायोजन बना रहता है। मानव पर्यावरण में समायोजन के बाद हम बात करते हैं कि मानव और पर्यावरण का जो संबंध है वो ऐतिहासिक काल से किस प्रकार का चला आ रहा है। इनके संबंधों का हम ऐतिहासिक परिवेश देखते हैं। तो यदि हम देखें सबसे पुराने समय में, तो उस समय क्या होता था, आखेट और भोजन संग्रहण का काल था। ये जो काल है मानव संस्कृति और सभ्यता का प्रारंभिक काल है, आदि मानव से संबंधित है। इस समय जो मानव है वो क्या था, प्राकृतिक पर्यावरण का एक अभिन्न भाग या घटक था, और वो जो पर्यावरण के अन्य प्राणी हैं उनके समान ही था। वो अपनी जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं उनके लिए पूरी तरीके से प्रकृति पर निर्भर था, और प्रकृति में कोई भी बदलाव वगैरह नहीं करता था। वो सामान्यतः कंद मूल फल इकट्ठा करके, लकड़ियाँ इकट्ठा करके, जंगली जानवरों का शिकार इत्यादि करके, अर्थात आखेट और भोजन संग्रहण करके अपने जीवन यापन करता था। लेकिन समय बदला, मनुष्य में थोड़ा बौद्धिक कौशल अधिक विकसित हुआ और उसने क्या किया, पशुपालन और पशुचारण करना शुरू कर दिया। ऐसा माना जाता है कि जैसे आँख की खोज थी वो अचानक ही हुई थी, वैसे ही पशुपालन और जो पशुचारण है वो अनायास ही हुआ होगा। जैसे उसने आखेट वगैरह के लिए कुछ शिकार को, जानवरों को क्या किया, जिंदा पकड़ लिया, उनको कुछ दिन तक बांधे रखा, फिर उसने देखा कि कुछ पशु दूध वगैरह देते हैं, ठीक है, तो उस कारण से उसने अपने पालन वगैरह के लिए उनको अपना पालतू बना लिया, मांस के लिए, दूध के लिए। फिर धीरे धीरे उसे लगा कि इनको रखने के लिए बाड़ा वगैरह बनाने की ज़रूरत है। फिर उसे लगा कि इनके भोजन आदि की व्यवस्था करनी होगी, तो पशुचारण का विकास हो गया। तो हम देखते हैं कि ये सब चीज़ें अनायास ही होती चली गई, और जैसे जैसे विकास होता गया मनुष्य ने अपने और अधिक बौद्धिक विकास का यूज़ करके धीरे धीरे प्रगति की, और आगे समय बीतता गया और उसने क्या किया, पौध पालन और कृषि कार्य करना शुरू कर दिया। पौधों को हम समझ सकते हैं, उसने अपने भोजन के लिए पौधे वगैरह उगाने शुरू कर दिए, और जब उसने देखा कि कुछ बीज वगैरह डालने से क्या है, काफ़ी अच्छी फसलें प्राप्त हो सकती है, तो उसने कृषि कार्य करना आरंभ कर दिया। नील नदी की घाटी में जैसे मिस्र की सभ्यता पनपी, सिंधु नदी की घाटी में सिंधु घाटी की सभ्यता पनपी। तो इस प्रकार से जो नदी की घाटियां हैं वहीं पर इन लोगों ने स्थायी रूप से निवास करना आरंभ कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पेयजल उपलब्ध था, कृषि इत्यादि के लिए उपजाऊ भूमि उपलब्ध थी, ठीक है। अब धीरे धीरे समय बदला, समय बदलने के साथ में मनुष्य ने औजार वगैरह बनाने शुरू किए, नई नई प्रौद्योगिकी का विकास करना शुरू कर दिया। तो वर्तमान युग आरंभ हो गया जिसे हम विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं औद्योगिकरण का काल कहते हैं। इस काल के अंदर हम कह सकते हैं कि मनुष्य और पर्यावरण के बीच में थोड़े बहुत शत्रुतापूर्ण संबंध की शुरुआत हो गई थी। अभी तक मानो जो भी कार्य कर रहा था
वो सब प्रकृति के दायरे में रहकर ही कर रहा था। प्रकृति जितनी उसको छूट उपलब्ध करवा रही थी, जितनी उसको एक सीमा उपलब्ध करवा रही थी, उसी सीमा में वो कार्य कर रहा था। लेकिन औद्योगिकरण के साथ ही इस सीमा में मनुष्य ज़्यादा हावी होने लग गया। उपभोगवाद की संस्कृति आरंभ हो गई थी। ज़्यादा से ज़्यादा औद्योगिक उत्पादन, ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार बढ़ाना, ज़्यादा से ज़्यादा उपभोग करना, इन सब ने बहुत ही जो भयावह और जानलेवा जो पर्यावरण समस्याएं हैं उनका जन्म आरंभ हो गया था। और वर्तमान में हम देख सकते हैं कि हमें कई त्रासदियों का सामना इसी कारण से करना पड़ रहा है। तो इस तरीके से हमने देखा कि शुरुआत में मानव पर्यावरण के संबंध काफ़ी अच्छे थे, लेकिन औद्योगिकरण के काल के बाद में मानव ने अतिवादी विचारधारा को अपनाया, आर्थिक निश्चयवाद को अपनाया और उसके कारण से हमें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। आधुनिक मानव प्रौद्योगिकी मानव बन गया। लेकिन हम सब जानते हैं कि वर्तमान समय की आवश्यकता क्या है, इन दोनों में आपसी सामंजस्य एवं तालमेल बनाने की है। जब तक मानव प्रकृति के दायरे में रहकर कार्य करेगा वो सभी के लिए अच्छा होगा, लेकिन यदि उसने उस सीमा को तोड़ने का प्रयास किया तो वो विकास न होकर हमें विनाश की तरफ ले जाएगी। धन्यवाद।